कथावाचक बदसलूकी कांड, इसको पीडीए की राजनीति का नया हथियार बनाने में कुछ पार्टियां लग गईं। अखिलेश यादव इसको पीडीए के हथियार के तौर पर चमकाना चाहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें जिस सियासी दांव की तलाश थी, वो पिछले 4 साल से बेचैनी से उसे तलाश रहे थे। और ये गजब संयोग है कि उन्हें अपने ही गृह जनपद इटावा में वो तलाश उनकी पूरी हो गई। अखिलेश और उनकी पार्टी इस विवाद को यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाकर समाजवादी खांचे में फिट करने में जुट गए। कथावाचक बदसलूकी विवाद में सीधा आरोप यह है कि पीड़ित कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर भागवत कथा का ठेका लिया, सबूत के तौर पर फर्जी आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड दिए। और जब राज खुला कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जब यह राज खुला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो उनके साथ बदसलूकी हुई और बदसलूकी के चारों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। आज फर्जी आधार बनवाने के मामले में कथावाचकों पर इटावा के दांदरपुर थाने में केस दर्ज हुआ, तो यादव संगठन ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए थाने के घेराव का ऐलान किया। बड़ी तादाद में लड़के बाइक पर हुजूम बनाकर दांदरपुर गांव पहुंचे, ब्राह्मण समाज का विरोध जताया, जय अखिलेश के नारे लगाते हुए सड़क पर बवाल काटा, नारेबाजी की, दांदरपुर गांव का रास्ता घेरा, गांव जाने वालों को दबंगई दिखाकर रोका, उनकी जातियां पूछी, और जब पुलिस ने अनायसा करने से रोकने की कोशिश की तो पुलिस से उलझ गए। पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गईं। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए फिर पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए दांदरपुर गांव को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा। और इधर जब हंगामा चल रहा था, अखिलेश लखनऊ में बैठकर कथावाचक कांड को तूल देने में लगे हुए थे। पीडीए की राजनीति के नाम पर यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाया जा रहा था और आरोप लगाया जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे योगी सरकार की शह मिली हुई। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। देश का मूड मीटर जब इस खबर को आपको दिखा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीडीए की राजनीति के लिए अखिलेश यूपी को जातीय संघर्ष की आग में झोंक देना चाहते हैं? दांदरपुर कथावाचक कांड को लेकर जिस तरह हंगामे की बिसात बिछाई जा रही है, उसे लेकर चंद घंटे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े पुलिस ऑफिसर्स को ताकीद की थी, सीधा आदेश दिया था। कहा था कि यूपी में जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र हो रहा है, पुलिस इससे सख्ती से निपटे, अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें बेनकाब किया जाए। योगी ने अपने बयान में इटावा के साथ साथ कन्नौज का भी जिक्र किया, जहां से अखिलेश सांसद रह चुके हैं। वहां यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाने की कोशिश पहले ही हो चुकी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी वायरल हैं। इस वीडियो को देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनिए कि कैसे ब्राह्मणों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। वीडियो जानबूझकर बनाया गया, इसमें ब्राह्मणों को गालियां दी गई, यादव वर्सेस ब्राह्मण का माहौल बनाया गया। और इस वीडियो को बनाने वाला शख्स कन्नौज का सपा नेता है। अखिलेश क्या इसे जायज ठहराएंगे? इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद अखिलेश की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। क्या इसलिए नहीं कहा गया कि इसमें वीडियो में पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण बताया जा रहा है और उसे परेशान करने वाला शख्स सपा का नेता है? ऐसे वीडियो क्या पीडीए की 2027 की चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं? इस वीडियो से समाजवादी पार्टी का कितना काम बना, ये तो वीडियो बनाने वाले नेताजी जाने, लेकिन दांदरपुर कथावाचक कांड को सुलगाकर यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाना ज्यादा आसान रहा। आज दांदरपुर में अहीर रेजिमेंट यादव महासभा ने जिस अंदाज में बवाल काटा, यादव वर्सेस ब्राह्मण का माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें समाजवादी पार्टी की इसी चुनावी रणनीति की झलक दिख रही है। इसे फुल सियासी एंगल देने के लिए यूपी विधानसभा के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन की धमकी दी गई। अपने आप को देख के पूरा प्रदेश से, देश से यादव समाज यहाँ पर इकट्ठा होगा और सरकार के खिलाफ फिर एक मोर्चा खोलेगा पूरा यादव समाज, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं और इस घटना ने तो बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि लगातार यादवों के जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से उनको जेल में डाला जा, यादव मंच के कार्यकर्ता अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ विधानसभा के सामने यादव मंच के कार्यकर्ता अपना सर मुड़वाएंगे। ये मैसेज देंगे पूरी सरकार को कि किस तरीके से यादव समाज के साथ अन्याय हो रहा है।
इटावा के आसपास कैसा माहौल बन रहा है वो ये तस्वीर बता रही है। यहां बिजली के खंभों पर लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ के लिए आना मना है। देख लीजिए, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है। इटावा में कथावाचक कांड को अखिलेश ने मुद्दा बनाया, तूल दिया। इसके बाद वहां यादव महासभा बुलाई गई, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए, लोगों के भीतर सामाजिक सौहार्द होना चाहिए या इस तरह का वैमनस्य होना चाहिए? अगर वैमनस्य होगा तो समाज क्या स्थिर होगा? इस तरह के वैमनस्य को पैदा करके फायदा किसको है? क्या समाज में इस तरह का डिवाइड करके वोट की फसल काटने के सपने देखे जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और क्या उसके इस मोटिव को ठीक माना जाएगा? ये देखिए, इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना मना है क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, वहां जाकर खुद को ब्राह्मण के तौर पर पेश करके कथा कराने की कोशिश की। साथ में वो परिवार जो कथा सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे, उनके साथ, उनके घर के सदस्यों के साथ छेड़खानी की। ये तमाम बातें मिला जुला कर जब सामने आई तो उनके साथ जाहिर है लोग नाराज हुए और उस तरह का उनका रवैया रहा। इस बात को जातीय मुद्दा बनाकर कि क्योंकि वो यादव थे और यादव का ही आधार कार्ड लेकर गए होते, शुरू से अपनी पहचान यादव के तौर पर सामने रखी गई होती, उसके बाद अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता तो ये कहा जा सकता था कि देखिए, जातीय पहचान को सामने रखकर और यादवों के साथ लोग वैमनस्य रख रहे हैं, ब्राह्मण इनके साथ वैमनस्य रख रहे हैं। अगर ऐसा छिपाया गया, अपनी जाति छिपाई गई, मैं यादव हूं और मैं अगर यादव होने को छिपा रहा हूं, कोई और पहचान बताकर कहीं जा रहा हूं, साथ में वहां यजमान जो है उनके साथ, उनके घर के सदस्यों के साथ अगर मैं छेड़खानी कर रहा हूं और उसमें मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूं या वो लोग हैं? लेकिन यहां पर देखिए, क्योंकि राजनीति को यह सूट करता है कि तुरंत ये देखा जाए कि सरनेम क्या है। इस तरह ये केवल यादव वाले मामले में नहीं है। जिन लोगों को इसी तरीके से अल्पसंख्यक राजनीति सूट करती है वोटों के हिसाब से, वो तुरंत ये देखते हैं कि यहां पर जराइम करने वाला, क्राइम करने वाला व्यक्ति कौन है, और अगर उसका सरनेम उनके हिसाब से फिट बैठता है तो तुरंत उसको तूल दे दिया जाता है कि देखिए, ये माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार की बातें। ये है वोट की राजनीति। इस सब के बीच इटावा के यादव कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष ने एक नया खुलासा किया। भागवत कथा का आयोजन कराने वाले जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने नवभारत संवाददाता से बातचीत की और बताया कि कथावाचक मुकुटमणि कैसे शक के घेरे में आया। रेणु तिवारी के मुताबिक भागवत कथा की कलश यात्रा निकालने के समय और भोजन करने के दौरान कथावाचक मुकुटमणि की हरकतें छेड़खानी वाली थी। देखिए क्या कहा कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। अब कहीं अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सब हुआ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वहां पर ये जो काम किए ये उन्हें नहीं करने चाहिए थे। घर की स्त्रियों से वो कह रहे हैं भोजन पकाओ की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भोजन खिलाओ अपने हाथ से। फिर घर की स्त्रियों में इसको लेकर फिर असहज हो गई वो, और उन्होंने घर के मुखिया से शिकायत की। इस विवाद में ब्राह्मण सभा ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है। ब्राह्मण सभा की तरफ से कहा गया कि यादव कथावाचक कई हैं, उन्हें ब्राह्मण समाज में भी सम्मान प्राप्त है। कथावाचकों ने जिस तरह अपनी जाति छिपाई और फिर इस तरह की हरकतें की, उससे स्थानीय स्तर पर गुस्सा भड़का। और ये बात जो वो कह रहे हैं, कम से कम ये घटना देखते हुए एकदम जायज लग रही है। इस मामले में यूपी में सियासत तो तूल पकड़ ही रही है, बिहार तक इसका असर दिख रहा है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कथावाचक कांड पर सियासत को और गरमाने वाला बयान दे दिया। तेजस्वी ने सीधे सीधे बिहार चुनाव से इस विवाद को जोड़ दिया। उनको लगा कि सियासत में अभी इस मुद्दे की हांडी चढ़ी हुई है, उनको भी अपनी सियासत वाली एक लकड़ी लगा देनी चाहिए, आग लगा। कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी दी जाएंगी। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में
इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो तेजस्वी भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी पहचान छिपाई और कैसे घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की कोशिश की, इसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। सरनेम को, टाइटल को आगे किया जा रहा है। यह भी नहीं कहा जा रहा है कि सरनेम बाद में खोद कर निकाला गया है। पहले तो रखा गया था कि ब्राह्मण है ये, और पहचान छिपाई गई। छिपाने से लोगों को दिक्कत है। बिहार में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं, यूपी में 2027 में। ये चुनाव तेजस्वी और अखिलेश दोनों की अग्नि परीक्षा है। एनडीए के खिलाफ दोनों को बड़े मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, और ऐसे में दोनों को यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जातिगत लेवल पर वोट बैंक अगर बटा नहीं तो उनकी चुनावी राजनीति को बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों का उदय ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला उदय है, और ऐसे में अगर इनकी आइडेंटिटी जिससे जुड़ी हुई है वो छिन गया, या उस मुद्दे को वो भड़का नहीं पाए, अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाए, तो अस्तित्व का सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कथावाचक कांड के जरिए दोनों चुनावी राजनीति साध पाएंगे? ब्राह्मण दोनों पार्टियों का वोट बैंक नहीं रहा है, लेकिन मोदी मैजिक के असर में पिछड़ा वोट बैंक का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। कई चुनावी नतीजों में इसकी झलक साफ दिखाई दे चुकी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने तो इस मामले में हो रही सियासत पर अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कहा है, सुन लीजिए। इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है।